हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 7 दिनों से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया है। कल हमने संविधान के भाग के बारे में पढ़ा था। आपने कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है और इसलिए आज ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर हमने यह वीडियो तैयार किया है और यह टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूचियां। क्या? संविधान की अनुसूचियां। जब संविधान लागू हुआ तब संविधान में अनुसूचियां थी 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। और यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संविधान की अनुसूचियां से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है संविधान की अनुसूचियां। तो संविधान की कुल 12 अनुसूचियां है। प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं। और यदि किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो संविधान की प्रथम अनुसूची में दोस्तों बदलाव होगा और साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 1 और 4 में भी बदलाव होंगे। संविधान के भाग 1 में भी बदलाव होगा। यानी कि प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं। अनुच्छेद है 1 तथा 4। ओके, आपने याद रख लिया है तो बताइए। प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल संविधान के अनुच्छेद 1 और 4 से रिलेटेड है प्रथम अनुसूची। और क्या प्रावधान किया गया है? राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों के नाम, राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। दोस्तों क्या आएगा? राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। और आपने क्या पढ़ा था? संघ राज्य क्षेत्रों और उनकी सीमाएं। तो यह है दोस्तों प्रथम अनुसूची। क्या? राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों और उनकी सीमाएं और संविधान के अनुच्छेद है 1 तथा 4। तो यह है प्रथम अनुसूची। और अब दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 2 में। क्या? निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान अनुसूची 2 में किए गए हैं। लेकिन किन किन पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते की बात की गई है? तो यहां पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। एक तरफ हमें केंद्र सरकार को याद रखना है, दूसरी तरफ राज्य सरकार को याद रखना है। यानी कि केंद्र सरकार के पदाधिकारी, दूसरी तरफ राज्य सरकार के पदाधिकारी। तो यहां सबसे पहले केंद्र में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति। तो यहां पर कौन आएंगे? राज्य में राज्य के राज्यपाल। तो यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो यहां पर राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यहां पर ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। और जिन राज्यों में विधान परिषद है
तो राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यहां पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और यहां पर एक एक्स्ट्रा नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह सभी पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान संविधान की अनुसूची 2 में किए गए हैं। तो फिर से एक बार याद रख लेते हैं सभी पदाधिकारियों के नाम। तो एक तरफ हम केंद्र को याद करेंगे, दूसरी तरफ राज्य को याद करेंगे। तो केंद्र में सर्वोच्च पदाधिकारी यानी कि देश के राष्ट्रपति, यहां पर हमारे राज्यों के राज्यपाल, यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो यहां पर राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहां पर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, तो यहां पर राज्य की विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यहां पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और यहां पर CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहे तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह सभी पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान अनुसूची 2 में किए गए हैं। और यहां दोस्तों हमें कुछ आर्टिकल भी याद रख लेने होंगे, जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148(3) में। यहां वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान 148(3) में किए गए हैं, किनके? CAG के। तो यहां पर दोस्तों हमें सिर्फ इतना याद रख लेना है कि वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े प्रावधान संविधान की अनुसूची 2 में किए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। आपने याद रख लिए हैं, तो यहां मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप भी स्क्रीन पर नजर रखें और मुझे लिखवाइए कि किन किन पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान अनुसूची 2 में किए गए हैं। तो सबसे पहले देश के राष्ट्रपति, तो यहां पर हम राज्य को लिखेंगे, यहां पर कौन आएंगे? राज्य के राज्यपालों के वेतन और भत्तों के प्रावधान किए गए हैं। यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो यहां पर राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और जिन जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो राज्य की विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। क्लियर? और यहां पर हमारी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, और यहां पर हमारी हाई कोर्ट के जस्टिस। ओके, और यहां पर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह सभी पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान संविधान की अनुसूची 2 में किए गए हैं। तो यहां हमने याद रख लिया है कि प्रथम अनुसूची है जिसका नाम है राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, और यहां पर यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं। तो यह है, और अनुच्छेद 1 तथा 4 से रिलेटेड है संविधान की प्रथम अनुसूची। और दूसरी अनुसूची की हमने बात की, तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं संविधान की दूसरी अनुसूची में। और पदाधिकारियों में केंद्र की तरफ से कौन कौन शामिल है
और राज्य की तरफ से कौन कौन शामिल है वो आपने याद रख लिया है। एक बार हम बोल लेते हैं कि केंद्र की तरफ से यहां पर देश के राष्ट्रपति, राज्य की तरफ से राज्य के राज्यपाल, यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहां पर राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहां पर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यहां राज्य के विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और यहां पर राज्य की हाई कोर्ट के न्यायाधीश और हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सभी पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान संविधान की दूसरी अनुसूची में किए गए हैं। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की, यानी कि थर्ड शेड्यूल। इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों यानी कि अफर्मेशंस के रूप में दिए गए हैं। तो यहां हमें सिर्फ एक ही शब्द याद रख लेना है कि तीसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तो शपथों और प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। क्या किसी भी व्यक्ति को शपथ लेनी है तो उनके नमूने यानी कि प्रारूप दिए गए हैं। कहां पर? संविधान की तीसरी अनुसूची में। लेकिन किन किन पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों को ली जाने वाली शपथ के यहां पर प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। तो ये पदाधिकारी है, एक तरफ संघ की बात करेंगे, दूसरी तरफ राज्यों की बात करेंगे और सभी पदाधिकारियों के नाम जिस तरफ हमने अनुसूची 2 में याद रख लिए, उसी तरह हमें यहां संविधान की अनुसूची 3 के पदाधिकारियों के नाम भी याद रह जाएंगे। तो एक तरफ है संघ के मंत्री को ली जाने वाली शपथ के प्रारूप कहां पर दिए गए हैं? संविधान की अनुसूची 3 में। तो राज्यों के मंत्री को शपथ लेने वाले जो प्रारूप है वो भी दिए गए हैं संविधान की तीसरी अनुसूची में। संसद के चुनावों के प्रत्याशी, तो दूसरी तरफ राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी। यहां संसद के सदस्य, तो यहां पर राज्य विधानमंडल के सदस्य, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो यहां पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यह सभी पदाधिकारियों को ली जाने वाली शपथ के प्रारूप कहां पर दिए गए हैं? अनुसूची 3 में। तो पहली अनुसूची में हमने क्या याद रख लिया? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज और उनकी सीमाएं, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में 3 शब्द याद रख लिए हमने, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान। संविधान की तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को ली जाने वाली शपथ के प्रारूप दिए गए हैं संविधान की तीसरी अनुसूची में। और यह पदाधिकारी कौन कौन? तो फिर से एक बार याद रख लेते हैं, एक तरफ संघ, दूसरी तरफ राज्य। संघ में है संघ के मंत्री, यहां पर राज्य के मंत्री, यहां पर संसद के चुनावों के प्रत्याशी, तो यहां राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के सदस्य, तो यहां राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के सीएजी। यह सभी पदाधिकारियों को शपथ लेने के जो प्रारूप है वह संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। तो बताइए, तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। ये पदाधिकारी कौन कौन थे? तो हमने सबसे पहले याद रखा कि संघ के मंत्री, इस तरफ आएंगे संघ के मंत्री, तो यहां पर कौन आएंगे? राज्य के मंत्री। और यहां कौन आएंगे? तो संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के चुनावों के प्रत्याशी। संसद के चुनावों के प्रत्याशी, तो यहां पर आएंगे राज्यों के चुनावों के प्रत्याशी। और यहां पर हम लिखेंगे संसद के सदस्य, तो इस तरफ आएंगे राज्य विधानमंडल के सदस्य, यानी कि यहां संसद के सदस्य
तो यहां राज्य के विधानमंडलों के सदस्य, ओके, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यहां पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और यहां पर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यह सभी पदाधिकारियों को ली जाने वाली शपथ के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। आगे बात करें तो प्रथम अनुसूची में हमने क्या याद रखा कि राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, ओके, और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं, ओके। और दूसरी अनुसूची में क्या याद रखा, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा हुआ प्रावधान अनुसूची 2 में। और तीसरी अनुसूची में हमने क्या याद रखा, तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को ली जाने वाली शपथ के प्रारूप जिसका प्रावधान किया गया है अनुसूची 3 में। आगे बात करें तो चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, क्या, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो यहां चौथी अनुसूची में हमें एक शब्द पकड़ लेना है, क्या, राज्यसभा। तो राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज है या तो हमारे भारत देश के स्टेट्स है। तो यहां यूनियन टेरिटरीज से कितनी सीटें राज्यसभा के लिए आवंटित की गई है और स्टेट से कितनी सीटें राज्यसभा के लिए आवंटित की गई है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में सिर्फ एक शब्द याद रख लेना है, क्या, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यानी कि सीटों का आवंटन, इसका प्रावधान किया गया है अनुसूची 4 में। आगे बात करें तो प्रथम अनुसूची, अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं, बोल देते हैं कि प्रथम अनुसूची जिसमें राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं, अनुच्छेद 1 तथा 4। तो यह हो गई प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 2 में। तीसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, पदाधिकारियों के शपथ लेने के जो प्रारूप है वो दिए गए हैं अनुसूची 3 में। चौथी अनुसूची में हमने क्या याद रखा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में, हमने हाल ही में ड्रॉ किया था, राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज या तो हमारे स्टेट्स, तो यूनियन टेरिटरीज से कितनी सीटें का आवंटन राज्यसभा में किया गया है या स्टेट से कितनी सीटों का आवंटन राज्यसभा में किया गया है, इनसे जुड़ा हुआ प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। और अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची की, क्या, पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। तो यहां पांचवी अनुसूची से हमें अनु शब्द निकाल लेना है, क्या, अनु शब्द निकाल लेना है। और अनु से बनता है अनुसूचित क्षेत्र और अनु से बनता है अनुसूचित जनजातियों, उनके प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची में किए गए हैं। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि संविधान की पांचवी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तो पांचवी अनुसूची से हमने निकाल लिया है अनु, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं संविधान की पांचवी अनुसूची में। यह प्रशासन और नियंत्रण शब्द हमें खास याद रख लेने हैं। ओके,
तो आगे बात करते हैं, शॉर्ट में हम याद कर लेते हैं। तो प्रथम अनुसूची यानी कि हमारे राज्य और राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज और उनकी सीमाएं, यह पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े हुए प्रावधान। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ लेने के जो प्रारूप है वो दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में क्या, राज्यसभा में राज्यों एवं हमारे केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितनी सीटों का आवंटन किया गया है राज्यसभा में, यानी कि सीटों का बंटवारा, इसका प्रावधान है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनु शब्द निकाल लेना है। अनु से बनता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 5 में। तो यहां हमने अनुसूची 1 से 5 अच्छी तरह याद रख ली है। तो यहां पांचवी अनुसूची में हमने क्या बात की कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 5 में। तो इनसे ही ताल्लुक रखने वाला यह अनुसूची 6, जिसमें 4 राज्यों का जिक्र किया गया है और 4 राज्य है असम, मेघालय, यहां पर है त्रिपुरा और यहां पर है मिजोरम। तो याद रखो छठी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो यहां पांचवी अनुसूची से ताल्लुक रखने वाला है यह अनुसूची 6 का प्रावधान। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो बसने वाली अनुसूचित जातियां है, अनुसूचित जनजातियां है, उनसे जुड़े हुए प्रशासन और उनके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची 6 में। एक बार फिर से पांचवी और छठी अनुसूची को याद कर लेते हैं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या प्रावधान किया गया है, 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं अनुसूची 6 में। आगे बात करते हैं तो छठी अनुसूची में हमने क्या याद रखा, किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। चलिए चारों राज्यों के नाम लिखवाइए, आपने मैप में देखा था ना, तो लिखवाइए। पहला राज्य था असम, दूसरा मेघालय, तीसरा ओके त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। तो यह चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं छठी अनुसूची में। फिर से एक बार याद कर लेते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं अनुसूची 6 में। तो प्रथम अनुसूची यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं या राज्य क्षेत्र है उनसे जुड़ा हुआ प्रावधान प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में हमने क्या याद रखा, हमारे पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान अनुसूची 2 में। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के जो शपथ लेने के प्रारूप है वो दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में हमने क्या याद रखा, चौथी अनुसूची में दोस्तों आपको याद है तो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है इनके बारे में आपने क्या याद रखा। पांचवी अनुसूची में अनु शब्द को हमें निकाल लिया और अनु से बनता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्रों है उनसे जुड़े हुए जो प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं वो छठी अनुसूची में। 4 राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर। आगे बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची बहुत ही सिंपल सी बात है,
7वीं अनुसूची में जो हमारी संघ सूची है यानी कि यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची यानी कि को करंट लिस्ट है, इनमें शामिल विषयों के प्रावधान किए गए हैं 7वीं अनुसूची में। हमारे मूल संविधान में इस सूची में क्रमशः यानी कि संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 97। राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? 66। और हमारी को करंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे? 47। तो हमारा मूल संविधान जब लागू हुआ तब हमारी संघ सूची में कितने विषय? 97, राज्य यदि में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे। लेकिन वर्तमान में जो कुछ बदलाव हुआ है वो याद रख लीजिए कि अब 100 संघ सूची में, 61 राज्य सूची में तथा 52 समवर्ती सूची में विषय है। तो यहां क्या बदलाव हुआ है? यहां जो संघ सूची है यहां 97 से हो गए हैं पूरे 100 यानी कि 3 बढ़ गए। यहां पर राज्य यादी के यानी कि राज्य सूची के जो विषय है वो 66 थे, यहां 5 कम हो गए यानी कि 66 से 5 माइनस हो गए तो 61। और यहां जो हमारी समवर्ती सूची है इसके विषय थे 47, यहां 5 बढ़ गए। तो सिंपल सी बात है, संघ सूची में 3 विषय बढ़ गए, राज्य यदि में 5 कम हो गए और समवर्ती सूची में 5 प्लस हो गए। तो बताइए कि 7वीं अनुसूची तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, मूल संविधान की बात कर रहा हो तो संघ सूची में शामिल विषय कितने थे? मूल संविधान जब हमारा संविधान लागू हुआ तब संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? ओके, आपने याद रख लिया है 97। राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? 66। और समवर्ती सूची यानी कि को करंट लिस्ट में कितने विषय शामिल थे? यहां पर शामिल थे 47। लेकिन यहां मूल संविधान की बात की और वर्तमान संविधान में संघ सूची में कितने विषय शामिल है? संघ सूची में 97 से 3 बढ़ा दीजिए पूरे 100। राज्य सूची में कितने विषय शामिल है? तो पहले 66 थे, 5 कम कर दीजिए 61 विषय शामिल है। और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे? जब हमारा संविधान लागू हुआ तब 47 सब्जेक्ट थे, अब 5 जोड़ दीजिए कितने हो गए? 52। तो यह सभी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं अनुसूची की हमने बात कर ली है। 5वीं अनुसूची से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले से, वेरी नाइस। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले में राज्यों और उनके राज्य क्षेत्र और यहां संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज और उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची में हमारे पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को ली जाने वाली शपथ के प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची में अनुशब्द निकाल लीजिए तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य को याद कर लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में बसने वाली अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से जुड़े हुए उपबंध अनुसूची 6 में। और 7वीं अनुसूची में हमने याद रख लिया है कि हमारी जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, इसमें कितने विषय शामिल है, इनसे जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं 7वीं अनुसूची में। क्लियर? आगे बात करें तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। क्या? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। तो यहां हमें सिर्फ यह याद रख लेना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? भाषाओं की सूची दी गई है। वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में 14 थी। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है?
संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है संविधान की 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? 22। और जब हमारा संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो ये भाषाएं वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? ये 22 भाषाएं पढ़ लेते हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरे, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। दोस्तों क्या सिर के ऊपर से गया? दोस्तों यह सभी भाषाएं याद रखने की एक अच्छी ट्रिक्स है। यदि आपको एबीसीडी तो आती ही होगी, तो एबीसीडी से यहां अल्फाबेट के जरिए सीक्वेंस में लिखे गए हैं। ए से बनता है असमिया, ए से सिर्फ एक ही भाषा का नाम आता है, बी से 2 भाषा का नाम बांग्ला, बोडो, सी से एक भी लैंग्वेज नहीं, डी से डोगरे। आगे इसी तरह हम बढ़ते जाए तो एबीसीडी, ई एफ जी, जी से गुजराती, एच हिंदी, एच आई जे के से कितनी भाषाएं हैं? 3 भाषाएं हैं, कन्नड़, कश्मीरी और कोंकणी। एम से कितनी भाषा? 1 2 3 4, यानी कि जे के एल, एल से एक भी नहीं, एम से मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। एम के बाद आएगा एन, एन से नेपाली, एन के बाद आएगा ओ, ओ से उड़िया, ओ के बाद पी, पी से पंजाबी। एस में 3 भाषाएं, संस्कृत, संथाली, सिंधी। एस के बाद आएगा टी, टी से तमिल, तेलुगु और टी के बाद आएगा यू, यू से बनता है उर्दू। यानी कि यह 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो ये भाषाएं कौन कौन सी? अल्फाबेट के जरिए हम याद कर लेते हैं। ए से कौन सी भाषा आई? असमिया। बी से 2 भाषाएं, बांग्ला और बोडो, बांग्ला, बोडो। डी से कौन सी भाषा आई? डोगरी। जी से गुजराती, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, गुजराती। एच से हिंदी। के से 3 भाषाएं आई, कौन कौन सी? तो कन्नड़, कोंकणी और तीसरी कौन सी थी? कश्मीरी। क्या? कन्नड़, कोंकणी और कश्मीरी। एम से 4 भाषाएं, एम से 4 भाषाएं कौन कौन सी? तो मराठी, मैथिली, मणिपुरी। कौन कौन सी? तो के मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। कौन सी बाकी रह गई? मलयालम। तो यहां मैं एम से 4 भाषाएं एक बार फिर से याद कर लेते हैं, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। यानी कि मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। एन से नेपाली, ओ से उड़िया, पी से पंजाबी, एस से संस्कृत, संथाली और एस से एक और भाषा थी, कौन सी? सिंधी। यानी कि संस्कृत, संथाली, सिंधी। टी से तेलुगु, टी से तमिल और यू से उर्दू। तो यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। ओके, यह सभी अल्फाबेट के जरिए आप याद रख सकते हैं। और यहां जब हमारा मूल संविधान था तब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं थी 14। बाद में 15वीं भाषा को जोड़ा गया और 15वीं भाषा को जोड़ा गया तो यह भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो यह हमें याद रख लेना है कि सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और बाद में कॉमन को जोड़ा गया। क्या? कॉमन। कॉमन मतलब क्या है दोस्तों? यह एक ट्रिक्स है। कॉमन यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यह तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। हमारी 8वीं अनुसूची में यह 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कॉमन को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, और बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली यह चारों भाषाओं को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संशोधन अधिनियम, कॉमन को कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। यानी कि संविधान संशोधन है 21, 71, 92। पहले एक भाषा को जोड़ा गया, बाद में 3 भाषा को जोड़ा गया और बाद में 4 भाषा को जोड़ा गया। 14 में 1, 3 और बाद में 4, सभी को जोड़ दिया जाए तो 14 से 15, 18 और 22 भाषाएं हैं। ओके, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हाल ही में हम चर्चा कर रहे थे। तो बताइए संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? 8वीं अनुसूची में दी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 21वें संशोधन अधिनियम 1967 में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह चारों भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यहां अब तक हमने 8 अनुसूची की बात की। प्रथम अनुसूची तो आपको याद ही होगी, जिसमें राज्य और यूनियन टेरिटरीज की सीमा से जुड़े हुए प्रावधान। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को ली जाने वाली शपथ के प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची में अनु शब्द निकाल लीजिए, तो अनु से अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के दोस्तों प्रशासन और उनके नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान। छठी अनुसूची में, तो छठी अनुसूची में 4 राज्यों को याद कीजिए, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो अनुसूचित जातियां हैं उनसे जुड़े हुए प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 6 में। और 7वीं अनुसूची में हमने क्या याद रखा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब हमारा मूल संविधान था तब संघ सूची में 97, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट? 66 और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट है। चलिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है 8वीं अनुसूची में। और अब 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची, इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। और पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में किया गया और यह संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। और इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई है। तो यहाँ 9वीं अनुसूची में हमें यह शब्द पकड़ लेना है कि भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित यह जो अनुसूची है वो 9 है। क्या? भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन के लिए यह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें आगे मैं आपको बताऊं तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव के मामले 1981 में यह स्पष्ट कर दिया है कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि है 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि यह जो तिथि है
इनसे पहले के जो मामले हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद यह प्रावधान किया गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और यहां हमें याद रख लेना है 9वीं अनुसूची जिसका संबंध है भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से। क्लियर। आगे बात करें तो प्रथम अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी अनुसूची से बात करते हैं। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की अनुसूचित जातियों के दोस्तों जो प्रशासन है उनसे जुड़ा हुआ प्रावधान छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ प्रावधान। 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। और 9वीं अनुसूची में हमने 2 शब्द पकड़ लिए, एक तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़ा हुआ प्रावधान। क्या 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़ा हुआ प्रावधान। और तारीख भी आपने याद रख ली, तारीख है 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल यानी कि डेफिकेशन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित उपबंध है। यानी कि कोई भी पार्टी का जो बड़ा नेता है वो पार्टी बदल लेता है, दल बदल लेता है, तो उनसे जुड़ी हुई यह अनुसूची जिसका क्रम है 10वीं अनुसूची। क्या 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? यदि कोई भी नेता दल बदल लेता है, पार्टी चेंज कर लेता है, तो इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इनसे जुड़ा हुआ यह प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में। तो देखिए इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित उपबंध है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। क्या इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। क्या एंटी डेफिकेशन लॉ भी कहा जाता है। तो यह शब्द पकड़ लीजिए कि चाहे कोई भी नेता, चाहे कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वो दल बदल लेता है। कहां पर? चाहे वो संसद में हो या विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत हो, लेकिन वो दल बदल लेता है, तो यह 10वीं अनुसूची के तहत इसे डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो इसे बोलते हैं 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। क्या? दल बदल विरोधी कानून। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मैंने आपको हाल ही में पढ़ा, आपने भी स्क्रीन पर ध्यान रखा था। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या लिखा है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा यह 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। क्लियर। और अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची में कल हमने संविधान के भाग के बारे में पढ़ा था। इसमें दोस्तों 9वां भाग, बाद में 9क जोड़ा गया, 9ख जोड़ा गया, जिसमें हमने पंचायतें के बाद हमने नगर पालिकाएं और हमारी सहकारी समितियां के बारे में पढ़ा था। तो उनसे जुड़ी हुई अनुसूची है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई है। इसमें 29 विषय है और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। क्या? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो यहां हमें याद रख लेना है कि 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई है। कितने विषय शामिल है? 29 विषय शामिल है। और कौन सा संविधान संशोधन है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। तो चलिए
बताइए 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियां से संबंधित कितने विषय है आपने याद रख लिए है। वेरी नाइस 29। कितने विषय है 29। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है। तो मैंने आपको हाल ही में बताया 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो यहां हमने 2 अनुसूची याद रख ली, यानी कि जो 10वीं अनुसूची थी वो थी दल बदल विरोधी कानून, यानी कि कोई भी नेता पार्टी चेंज कर लेता है उनसे जुड़े हुए प्रावधान 10वीं अनुसूची में, और 11वीं अनुसूची में पंचायत से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। और अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायतें, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं। तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 18 विषय है। पंचायतें 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे 29 विषय थे, और यहां पर 12वीं अनुसूची में कितने विषय है 18 विषय है। और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत से रिलेटेड, और 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से रिलेटेड है। तो चलिए 12वीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें किसकी शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई है। नगर पालिकाएं, नगर पालिका की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई है। इसमें कितने विषय शामिल है 18 विषय शामिल है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो यह हो गई 12वीं अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में हमने क्या बात की। प्रथम अनुसूची में हमारे राज्यों और उनके राज्य क्षेत्र, हमारे यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं, यह प्रावधान प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में हमारे पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान। तीसरी अनुसूची में हमारे पदाधिकारियों को ली जाने वाली शपथ के प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों से रिलेटेड जो बंटवारा है केंद्र शासित प्रदेशों और हमारे राज्यों का। 5वीं अनुसूची में अनुशब्द निकाल लिया, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातियों के प्रशासन से जुड़े हुए उपबंध। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और हमारी समवर्ती सूची, कितने कितने विषय शामिल है वो आपको याद है। 8वीं अनुसूची में शामिल है हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, कितनी है 22। 9वीं अनुसूची 1951 पहला संविधान संशोधन किया गया, किसके बारे में, भूमि सुधार और हमारी जमींदारी उन्मूलन। तो यह 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में हमने बात की दल बदल विरोधी कानून, यानी कि कोई भी नेता पार्टी चेंज कर लेता है उनसे जुड़े हुए प्रावधान 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में हमने याद किया पंचायतों को, और 12वीं अनुसूची में याद किया हमने नगर पालिकाओं को। कितने विषय शामिल है वो आपको पता है, क्लियर। तो चलिए यहां हम संविधान की 12 अनुसूचियों से जुड़ा हुआ यह वीडियो खत्म करते हैं। आपको वाकई में यह वीडियो कैसा लगा यहां कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन जरूर बताना। और इसी प्रकार के वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल GK 2020 को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट में या तो नए इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।